हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ शिखर बैच के जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीरीज चल रहा था, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसकी लास्ट वीडियो को लेकर आ गया हूँ। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। जो कोई डिजीज या डिसऑर्डर होते हैं उसकी नेचुरल हिस्ट्री, जो थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें जर्म थ्योरी, विल थ्योरी, वेबनल थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आ जाती हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड और टेट्रेड आ जाता है। ये सारी चीजें इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। और इस फाइनल वीडियो के साथ इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे, क्लोज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से बने रहिए। और अभी तक इसकी जो 4 पार्ट से नहीं देखे हैं, ये वीडियो टोटल 5 पार्ट में कंप्लीट हुई है। ये लास्ट पार्ट हम आज कवर कर रहे हैं, 5th पार्ट। इसके पहले 4 पार्ट्स अपलोड हो चुका है। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको वन बाय वन जाके देखिए, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कॉजेशन, जिसके अंदर आ जाता है पहले किसी भी इंडिविजुअल का एक्सपोजर होता है किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी चीज से। उस इंडिविजुअल का क्या होता है? एक्सपोजर होता है। देन होस्ट, फिर डिजीज कॉज होती है। क्या होती है? फिर डिसऑर्डर या डिजीज कॉज होता है। और डिजीज कॉज होने के बाद 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला रिकवरी आता है, डिसेबिलिटी एंड डेथ। या तो पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी, या तो पेशेंट की लिमिटेशन आ जाएगी, डिसेबिलिटी आ जाएगी, और या तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये चीज देखने को मिलती है सीक्वेंस वाइज किसी भी डिजीज कॉजेशन के अंदर। तो ये फ्लो चार्ट आप लोग एक बार देख लीजिए क्या होता है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ डिजीज कॉजेशन। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कि कोई डिजीज कैसे होती है? थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन का मतलब वो थ्योरीज जो डिस्क्राइब करती हैं कि कोई डिजीज इंडिविजुअल के अंदर कैसे हो सकती है। सबसे पहले हम जर्म थ्योरी की बात करते हैं। तो जर्म थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस थ्योरी है डिजीज कॉजेशन की। और इसमें देखिए कहा क्या गया है, इन 19th सेंचुरी रॉबर्ट साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, एंड लुइस पॉस्चर थे। डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू देम एवरी ह्यूमन डिजीज इज कॉल्ड बाय अ माइक्रोब। डिजीज इज कॉज्ड बाय, क्या है? डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स या जर्म्स which is specific for the disease, and no must so and one must be able to isolate them microbes from the disease human being। कहने का मतलब है इनका, 2 साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट एंड लुइस पॉस्चर। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? बैक्टीरिया की डिस्कवर किया था। और ये पाया था कि कोई भी इंडिविजुअल के अंदर डिजीज कॉज हो रही है वो उसी बैक्टीरिया या माइक्रोब से हो रही है। और उसको हम, जो बैक्टीरिया और माइक्रोब होता है वो हर एक डिजीज के लिए स्पेसिफिक होता है। एक माइक्रोब अपने डिजीज के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज ही कॉज कर सकता है। तो ये जर्म थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जो मेन डिजीज है किसी भी माइक्रोब या किसी भी बैक्टीरिया के वजह से होता है, और वो बैक्टीरिया और माइक्रोब अपने डिजीज के लिए स्पेसिफिक होता है। और उस डिजीज ह्यूमन बीइंग में से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करके और आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट किया जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड की बात करें, किसकी बात करें? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ट्रेड मतलब 3 कंपोनेंट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड सेड ओनली द होस्ट एंड एजेंट कैन नॉट कॉज द डिजीज। होस्ट मतलब जो डिजीज कॉज हो रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग, होस्ट क्या हो जाएगा? हमारा ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। और एजेंट जो हमारे डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। तो कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड सेड ओनली होस्ट एंड एजेंट कैन नॉट कॉज द डिजीज। फेवरेबल इन्वायरमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू कॉज द इन्फेक्शन इन द होस्ट। समझ में आया? फेवरेबल इन्वायरमेंट, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, जो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जो कंडीशन फेवरेबल होती है, वो क्या होती हैं? वो भी अब इंक्लूड कर दी गई। और इसी को एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड बोला जाता है। पहले क्या थी? सिर्फ होस्ट और एजेंट था। अब इन्होंने बताया कि सिर्फ
होस्ट और एजेंट से नहीं कोई डिजीज कॉज होने वाली है। क्या होनी चाहिए? इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल भी फेवर में होना चाहिए। तो ये हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। इसमें 3 कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से? होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट को। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिजीज कॉजने से। अभी मैंने बताया यहाँ पे एजेंट, होस्ट और थर्ड वन इन्वायरमेंट। ये तीनों मिलके किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या कॉज कर सकते हैं? डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का कंसेप्ट था। अब आता है एपिडेमियोलॉजिकल टेट्रेड। जैसे स्टडी हुई और डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो कहा गया कि एक टेट्रेड निकाला गया, एपिडेमियोलॉजिकल टेट्रेड। ये टेट्रेड का मतलब 4 कंपोनेंट। अभी हमने ट्राइड पढ़ा था, ट्राइड में कितने कंपोनेंट थे? 3 कंपोनेंट थे। और यहाँ पे हम टेट्रेड पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 4 कंपोनेंट होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट, हमने पहले पढ़ चुका है ट्रेड में। किसमें? ट्रेड में पढ़ चुका है, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट एंड द टाइम। अब किसको इन्होंने कंपोनेंट में ले लिया? टाइम को कंपोनेंट में लड़के और एपिडेमियोलॉजिकल टेट्रेड बना दिया। कि पहले तो होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट थे ही, अब क्या इंक्लूड हो गया? हमारा टाइम भी इंक्लूड हो गया। हियर द टाइम इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ पे टाइम किसको बोला गया है? इंक्यूबेशन पीरियड को बोला गया है, जिस फेज के दौरान बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, डिजीज कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द होस्ट और द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ इलनेस। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है होस्ट की और जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होता है इफ इलनेस इज ऑकर। ये हमारा एपिडेमियोलॉजिकल टेट्रेड होता है। इसकी यदि हम फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे एजेंट हो गया, होस्ट हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, और बीच में क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल टेट्रेड। इसमें टेट्रेड में मेनली याद रखिएगा 4 कंपोनेंट होते हैं और ट्राइड में कितने होते हैं? 3। और ट्राइड में हमारा होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट आ जाता है, और टेट्रेड में इन तीनों के अलावा टाइम इंक्लूड हो जाता है। एक बेसिक सा कंसेप्ट है ट्राइड एंड टेट्रेड का, इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 3 कंपोनेंट एंड 4 कंपोनेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जर्म थ्योरी हमारी हो गई, बीइंग्स मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन। हम किसका बोलते हैं? बीइंग्स मॉडल्स ऑफ डिजीज कॉजेशन हम पढ़ते हैं। दिस टेल्स दैट आर द 9 फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द डिजीज एंड इट्स कंसिक्वेंस। इसमें मेनली 9 फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट किया गया, इंपॉर्टेंस दी गई कि यही डिजीज को कॉज कराते हैं। वो 9 फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स थे हमारे, एज था, जेंडर था, इन्वायरमेंटल फैक्टर था, हेरिडेटरी डिजीज थी, होस्ट था, इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया था। ये सारे हमारे किस में थे? 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर में थे जो डिजीज को कॉज करा गए थे। टेम्परेचर था उसके अंदर। ये सारे हमारे फैक्टर्स इंक्लूड थे किसके अंदर? बीइंग्स मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं किसके अंदर? वेव्स ऑफ कॉजेशन थ्योरी। किसके अंदर? वेव्स ऑफ कॉजेशन थ्योरी। This theory was given by the McMahon and Pugh. It focuses there are a number of reason in person to develop a disease. इन्होंने किस पे फोकस किया? कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ रीजंस हैं जो डिजीज को कॉज कराते हैं, डेवलप कराते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। नॉट ओनली वन कॉज कैन डेवलप अ डिजीज। सिर्फ कोई एक कॉज किसी इंडिविजुअल के अंदर डिजीज डेवलप नहीं करा सकता है। मल्टीपल नंबर ऑफ कॉज होने चाहिए किसी भी डिजीज को कॉज कराने के लिए। देयर आर मेनी अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। उस डिजीज को कॉज कराने के लिए क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होने चाहिए। Each factor have their own relative importance for causing a disease. All factors are interacting with each other like the web of spider or modifying the effect of each other. जो स्पाइडर्स के वेब होते हैं उनकी तरह एक दूसरे को इफेक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मॉडिफाई करना चाहिए एक दूसरे को इफेक्ट को। दीज आर द अप्लाइड ऑन क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ये किसके अंदर आती है? क्रोनिक डिजीज के अंदर। क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जो लंबे ड्यूरेशन के लिए हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। वेयर आर द एजेंट इज ऑफन नोन एज
and disease is the outcome of the intervention of the multiple factors. Wave causation model considered all the predisposing factor of any type of the disease causation. इसको predisposing factor को consider करता है wave causation theory of disease. तो अभी हमने किसने तीन थ्योरी पढ़ ली. पहले हमने किसना पढ़ा था, जर्म थ्योरी पढ़ी थी, और इसके पहले हमने पढ़ा था बोइंग मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन, और हमने अभी वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी पढ़ा. अब हम बात करते हैं एपिडोलॉजिकल ट्रेड की. हम बात कर चुके हैं इसमें, जो हमने ट्रेड देखा था अभी, हमने क्या देखा था अभी, जो ट्रेड देखा था, इसमें हमारा होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ये हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड के अंदर आ जाता है. अब हम बात करते हैं वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी. अभी हमने पढ़ लिया इसको, और ये हमारा पूरा था थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन का, जिसको हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कॉजेशन के नाम से भी जानते हैं. इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कई बुकों में बहुत सब कुछ दिया होगा, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. इसमें जो दो चीज पूछती है वो यही पूछती है, या तो जर्म थ्योरी पूछ लेगी, या तो आपको जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड और टेट्रेड का कंसेप्ट पता होना चाहिए. दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या होता है और टेट्रेड क्या होता है, ये कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए. इससे जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. तो ये लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा. ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, और अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के. और तब तक के लिए थैंक यू, और आई होप आपको ये पूरा यूनिट, फर्स्ट यूनिट समझ में आया होगा. आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसकी स्टडी करें, अलग अलग बुक्स को रेफरेंस दें. ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.